नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन निवेशकों के मन में इसे लेकर कई सवाल उठते रहते हैं और सही जवाब पाने की कोशिश में वो और उलझ जाते हैं। बस यही आपकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। सवाल चाहे फंड चुनने के बारे में हो या फिर फंड से बाहर निकलने के बारे में, किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए अब कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। हम एकदम आसान शब्दों में आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर सवाल के जवाब देंगे। बस हर रोज शाम 6:30 बजे आपको जुड़ना है हमारे साथ जी बिजनेस पर। शुरू करते हैं शो और सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आज के शो में खास क्या है। बजट के बाद आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर है? नया टैक्स स्लैब है या फिर पुराना? अगर नया टैक्स स्लैब आपके लिए बेहतर है तो फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपके निवेश का क्या होगा, आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटने के बाद आपके म्यूचुअल फंड निवेश पर असर कैसा पड़ेगा, ये भी आपको आज हम शो में बताएंगे। और आज का शो हम कर रहे हैं, जो सवाल हमारे पास हैं उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्ष रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्ष, बजट आ गया, हमने उसमें सुना कि नया टैक्स स्लैब एक विकल्प दिया गया है। लोग कंफ्यूज्ड है। पहली बात तो क्यों हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग ये सब साथ में चलता है, राइट? करेक्ट। अब वैसे में एक जो विकल्प आ गया कि नया टैक्स स्लैब लीजिए और कोई इन्वेस्टमेंट छूट नहीं होगी उसमें, तो ऐसे में पहली बात तो ये कि मैं तय कैसे करूं कि मुझे कौन सा रिजीम, नया टैक्स रिजीम या पुराना वाला, कौन सा लेना चाहिए? स्वाति, आप कौन सा टैक्स स्लैब या कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी। सो वेरी वेरी सिंपल, आपकी जो आय है, जो आपकी सालाना आय है, आप उसमें बाकी सब अपनी इनकम्स जोड़ दीजिए और दोनों ऑप्शंस में आप चेक कर लीजिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी क्या आता है। एंड नेचुरल सी बात है कि जिसमें कम आता है आप वही सिलेक्ट करेंगे। सो उदाहरण के रूप में आपकी इनकम एक एक्स अमाउंट है, उसमें पहली जो ओल्ड रेजिम है उसके टैक्स स्लैब्स अलग हैं। उसमें आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो भी एग्जेम्पशंस आप ले रहे थे, 80C के तहत हो गया, 80D हो गया, आप कोई भी जैसे अगर सैलरीड है तो HRA, LTA, जो भी आपकी सारी एग्जेम्पशंस हैं वो सारी लेने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है वो डिटरमाइन कर लीजिए। वो डिटरमाइन होने के बाद आप एक दूसरा जो नया टैक्स रिजीम है उसके तहत आप अपनी सारी इनकम और टैक्सेशन लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि कहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है और नेचुरल सी बात है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। हालांकि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिसाइड्स टैक्स लायबिलिटी हम अगर आए इस चीजों की बात कर रहे हैं कि हमेशा जैसे आपने कहा कि निवेश, टैक्सेशन, ये सब पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आता है जी। इसमें एक बात है कि पहले जमाने में जब हम शुरू किए थे ये टैक्स एग्जेम्पशंस क्यों मिलते थे, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि वो उन्हें एनकरेज करे इंडिविजुअल्स को कि आप सेव करें पैसे, कि आप सेव करें। और वो सेव करने के लिए मोटिवेशन होता था कि मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम ले लीजिए। सरकार को मेडिक्लेम प्रीमियम पे छूट देने की क्या जरूरत है अगर हम ओरिजिनली बात करें? सही बात है। सरकार ये आपको एनकरेज करती है कि आप एक मेडिकल पॉलिसी लें ताकि अगर कोई बीमार हो या कोई हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो आप उसकी पेमेंट कर सके। आपकी पॉलिसी उसका ध्यान रखे और आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। यही चीज अगर सरकार अपनी तरफ से सारी मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे देश को दे सकती तो एनकरेज करने की जरूरत नहीं थी। सरकार कोई भी एग्जेम्पशंस देती थी वो इसीलिए था कि आपको एनकरेज किया जाता था। एनपीएस में एनकरेजमेंट देने के लिए 50,000 की लिमिट एक्स्ट्रा बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई? कि जाके लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। नई टैक्स रिजीम आपसे क्या कह रही है कि कोई एग्जेम्पशंस आपको मिलेगा नहीं, आप अपनी इनकम है और इतना टैक्स भरना है, लेकिन हम टैक्स स्लैब को रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि आपका टैक्स कम लगे। दैट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर आने के पहले हम वापस से जाते हैं कि मैं चुनूं कैसे। आपने कहा कि भाई जो भी डिडक्शंस वगैरह हैं जो पुराने वाले रिजीम में मिल रही है आप उसे घटाएं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन दें। तो एक उदाहरण चाहिए होगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान लगता है, जब तक कि नंबर्स के साथ नहीं समझेंगे तो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप मुझे 7 लाख और 7 लाख की सैलरी का किसी की है एनुअल सैलरी, तो उसके लिए पुराने में कितना टैक्स भरेगा वो और नए में कितना टैक्स भरेगा, जरा अगर एकदम सिंपल करके आसान शब्दों में बता सके।
अगर हम एक इंसान की इनकम लेते हैं करीबन 7 लाख रुपीस, सालाना 7 लाख रुपए उनकी इनकम है सैलरी के रूप में, तो एक सैलरी हो गई और एक नॉन सैलरीड हो गई जिसमें बिजनेस प्रोफेशनल सब आते हैं। हम दोनों पहलू टच करेंगे क्योंकि सैलरीड में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का एडिशनली मिलता है। करेक्ट। तो पहले हम सैलरीड का ले लेते हैं कि अगर सालाना इनकम जो सैलरी के रूप में है वो है कर 7 लाख रुपए, और इसमें जो डिडक्शंस हैं सिंपलिसिटी पर्पस के लिए हम सिर्फ एक ही डिडक्शन लेते हैं जो हम 80C के तहत में 1.5 लाख रुपए भरते हैं। हम बाकी और कंफ्यूजन नहीं करते हैं, सिंपल समझने के लिए। जी। जो अगर सैलरीड है 7 लाख की इनकम है, उसमें पहला डिडक्शन जो आप लेंगे वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी सैलरीड को मिलता है। उसमें आपको निवेश कुछ नहीं करना होता है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को दिया गया है। तो 50,000 आपकी इनकम घट जाती है। फिर 80C के तहत में आपने 1.5 लाख रुपए भर दिए हैं तो 1.5 लाख रुपए और घट जाता है, तो 7 लाख की जो आपकी इनकम थी वो घट के बन जाती है 5 लाख रुपए। अब हमें ये मालूम है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा, रिबेट भी मिल जाएगा। वो 5% का जो 12,500 रुपए का टैक्स है वो भी आपको नहीं भरना है। तो ये फर्स्ट केस में ओल्ड रेजिम में आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। करेक्ट। अभी हम यही सैलरीड इंसान की टैक्स नई रेजिम के अंडर में बात करें जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसे ही नहीं मिलने वाला, और 80C का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1.5 लाख का वो भी आप एग्जाम्पशन ले नहीं सकते। तो ये 7 लाख की जो सैलरी है इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हैं, सीधा हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो आती है सेस मिला के 33,800 रुपीज, जो पुरानी केस में बिल्कुल जीरो थी। एक पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर में आपका 0 टैक्स लग रहा है और नए में आपका 33,800 विदाउट एनी एग्जेम्पशन। अभी ये वो उसी इंसान को सोचना है मुझे करना क्या है। सो ऑब्वियसली इन दिस केस कोई डिस्कशन ही नहीं है कि आप पुरानी टैक्स रिजिम में जाएंगे, और ये हमें मान रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप हर साल करते रहेंगे। अभी हम नॉन सैलरीड, ये सैलरी वाले की बात हो गई है। अब जो बिजनेस पर्सन है या प्रोफेशनल्स हैं, इसमें सिर्फ एक बदलाव है कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता 50,000 रुपए का। सो फर्स्ट केस में अगर हम ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं तो सैलरीड नहीं है, सो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल उनकी इनकम भी 7 लाख ही मान रहे हैं, और 80C के तहत में 1.5 लाख रुपए का निवेश किया गया है। सो अब इनकी इनकम जो है टैक्सेबल वो 5 लाख की जगह 5.5 लाख रुपए हो जाती है, क्योंकि 50,000 का रिडक्शन नहीं है। अब क्योंकि ये 5.5 लाख है तो आपको वो रिबेट भी नहीं मिल रहा है जो 12,500 रुपए का है। सो अब जो टैक्स भरेंगे एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल वो भरेंगे 23,400 रुपीज। ठीक है। और यही चीज अब हम अगर नई टैक्स रिजिम में देखते हैं तो इट इज स्टैंडर्ड, उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या कोई भी डिडक्शन है नहीं, तो वो सेम रहेगा 33,800। करेक्ट। ऑलराइट। तो ये एक बड़ी चैलेंज हो जाएगी लोगों, मतलब हमारी आदत नहीं है पैसे बचाने की, और जब तक कि कोई डर नहीं होता है ना हमारे अंदर तब तक हम कुछ काम नहीं करते। तो हमें पता है कि अगर हम पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा, निकल जाएगा। तो चलो भाई इसी बहाने हम कर लेते हैं। तो ये एक चैलेंज हो सकता है, सेविंग कम हो जाएगी लोगों की, और गोइंग फॉरवर्ड ये एक्चुअली स्वाति आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारे इन्वेस्टमेंट्स ELSS के इन्वेस्टमेंट्स का पैटर्न देखें, इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम कलेक्शन का पैटर्न देखें, तो ये सब जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा होता है। हमने इतने सालों से इतनी बार कहा है लोगों से कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्यों ना अप्रैल महीने से शुरू करें, ताकि साल के एंड तक आपको ऐसे भी टैक्स बचाना है वो तो मिल ही जाएगा, और आपका एक सिस्टम बैठ जाता। लेकिन हर साल हम यही देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च ELSS का कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है और प्रीमियम्स भी सबसे ज्यादा कलेक्ट होते हैं। सो ये दिखाता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें इतनी इच्छा होती अपनी इन्वेस्टमेंट्स जेन्युइनली करने के लिए तो अप्रैल में ही कर लेते, वो मार्च तक का क्यों वेट करते हैं। सो नई टैक्स रेजिम में जो आप सही कह रहे हैं कि अगर जब तक हमें कोई चीज का डर नहीं होगा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सो नई टैक्स रेजिम में अगर कोई एग्जामिशन नहीं मिल रहा है, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक चीज ये भी है कि अब क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि भाई आप इक्विटी में निवेश करिए और आपको वहां पर टैक्स छूट मिले। अगर क्योंकि नया वाला जो है ना ये टैक्स रिजीम बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये मेरी सैलरी, मैं इस स्लैब में आती हूँ, मुझे इसमें इतना टैक्स भरना है, काम खत्म। करेक्ट। लेकिन तो बहुत सारे लोग शायद स्विच करेंगे ELSS में या नए टैक्स रिजीम में, बहुत लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास भैया इतना सेव करो 1,50,000 रुपीज, उससे अच्छा है कि मेरे पास ही पैसे बचे, थोड़ा टैक्स दे दो। करेक्ट। तो अभी तक जो लोग पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं और वो स्विच करेंगे, मुझे लगता है इससे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में एक तो इनफ्लो काफी कम हो जाएगा। जी हाँ, अगर किसी को टैक्स नहीं बचाना है और इक्विटी में फिर भी निवेश करना है तो ELSS लेने की वो कोई कंपल्सिव कारण नहीं होता।
ELSS आपको एक इक्विटी फंड ही है और उसमें सिर्फ एक एडिशनल क्लॉज है कि वो 3 साल का लॉक इन हो जाता है। सो अगर एक इंसान को इक्विटी में निवेश करना है और टैक्स नहीं बचाना है तो ELSS लेने की कोई जरूरत वैसे कंपल्सिव नहीं बन जाती। चलिए यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ बेंगलुरु से। सिद्धार्थ, शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, एक्चुअली मेरा सवाल ELSS पे ही है। तो मैं पिछले कुछ सालों से ELSS में निवेश कर रहा हूँ टैक्स बेनिफिट्स की वजह से। पर अभी हमने बजट में देखा कि भी नया टैक्स रेजिम आ गया है, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या किसी और इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या कोई और इन्वेस्टमेंट, क्या क्या रेकमेंड करेंगे आप? आप पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। आप नए रिजीम में क्यों शिफ्ट करना चाहेंगे? मतलब इसके वही अभी पूरी तरह सोचा तो नहीं कि क्या फायदे और क्या नुकसान है, बट ये है कि अगर हमको कैश ज्यादा चाहिए हाथ में और तो उसमें हो सकता है कि हम इन्वेस्ट ना करके उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, कैश हमारे हाथ में रहेगा, तो ये एक है बेनिफिट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अच्छा लॉजिक है वैसे तो अगर देखिए तो हम बात कर ही रहे थे इसके बारे में कि अगर स्विच कर रहे हैं नए रिजीम में तो पुराने वाले इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का क्या करें, बंद करें, कंटिन्यू करें? सो वेल, सिद्धार्थ ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली जो एक्चुअली नई रिजीम का एक एडवांटेज होने वाला है। वो ये है कि आपको सेव नहीं करना है और सारे पैसे आपके हाथ में रहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स का कोई कंपल्शन नहीं है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप नई रेजिम में जा रहे हैं सिद्धार्थ, तो ELSS जैसे हमने बात की कि ELSS आपको एक इक्विटी फंड है जो आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है और 3 साल का लॉक इन होता है। सो 2 पहलू हैं कि पहली बात, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना ही नहीं है तो लॉक इन में आप कोशिश आप क्यों जाएंगे लॉक इन में, और आप कोई भी इक्विटी स्कीम चूज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड हो, मल्टी कैप, आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, आप कोई भी स्कीम अपनी मनपसंद की ले सकते हैं और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ELSS का फॉर्मेट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिए, ये आपके लिए भी कह रहा हूं और बाकी सब दर्शक जो देख रहे हैं और अगर नई टैक्स रिजीम में जाते हैं, सो पहली बात, अगर आप ELSS में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम वही अमाउंट आप एक दूसरी स्कीम में लगाएं। इन्वेस्टमेंट्स ड्रॉप मत करिए, क्योंकि आगे जाते हुए पर एक सवाल मेरा कि दूसरी स्कीम जब हम कह रहे हैं तो क्योंकि ELSS एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करता है, सिर्फ इसमें एक लॉक इन है, तो बेहतर होगा कि किसी मल्टी कैप फंड, अगर पोर्टफोलियो को देख लिया जाए एक बार पहले, उसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है शायद, लेकिन आपने मल्टी कैप नहीं लिया हुआ है और आपने उसके बदले ELSS लिया था, लगाया था, तो एक अच्छा विकल्प होगा, एक अच्छा मल्टी कैप में निवेश शुरू करने का। यस, ELSS आपने सही कहा कि है एक फॉर्मेट के रूप में, इट्स अ मल्टी कैप। तो अगर आप ELSS बंद कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको लॉक इन नहीं है अभी, और आप एक दूसरे मल्टी कैप में जा सकते हैं या आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं अगर आप पहले चाहते थे कुछ और करना, बट ऑब्वियसली मल्टी कैप का फॉर्मेट है तो मल्टी कैप ही रहेगा। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स बंद ना करें। चलिए सिद्धार्थ, तो आप भले ही इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से निकल जाइए अगर आपको टैक्स बेनिफिट अब नहीं चाहिए तो, लेकिन निवेश बंद करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा मल्टी कैप फंड लीजिए और उसमें उतनी ही रकम जितना आप पहले निवेश कर रहे थे वहां पर नया निवेश शुरू कर दीजिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर मौजूद हैं अरुणिमा। अरुणिमा, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार स्वाति। नमस्ते। मेरे म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कि ग्रोथ ऑप्शंस हैं और कुछ में डिविडेंड ऑप्शंस हैं। अच्छा। तो जो मेरा जो सवाल है वो है कि DDT हटने के बाद क्या मेरे निवेश पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, और अगर आएगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अरुणिमा। हर्ष, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था तब क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है म्यूचुअल फंड में?
सो अनुरमा, पहले जो सिस्टम था, अगर आपने डिविडेंड पे आउट लिया था तो म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड देने से पहले आपका एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट करके सरकार को पेमेंट करती थी। सो इक्विटी स्कीम्स में सरचार्ज वगैरह मिला के, सेस मिला के करीबन 11.648% हुआ था इक्विटी फंड्स में, और डेट में होता था 29.12। तो ये डीडीटी के रूप में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में म्यूचुअल फंड अपने आप से कट करके वो सरकार को पेमेंट करती थी और आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में मिल जाता था। जो डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में मिल रहा है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री था। ओके। इसमें कंपनी से अगर शेयर्स पे आपको डिविडेंड आता था उस पे 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना, लेकिन म्यूचुअल फंड पे जो भी डिविडेंड आता था कंप्लीटली टैक्स फ्री है, क्योंकि डीडीटी भर दिया गया था। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो हम बात कर रहे हैं, नई जो बजट की प्रोविजंस है उसके तहत में डीडीटी जो हम 11.648 एंड 29.12% की जो बात कर रहे हैं, अब म्यूचुअल फंड ये डीडीटी नहीं काटेगा। अच्छा। तो आपके हाथ में डिविडेंड वैसे ज्यादा आएगा, और ये डिविडेंड जो आपके हाथ में आएगा अब ये टैक्स फ्री नहीं है। ये डिविडेंड आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी, जो भी आपकी सालाना इनकम है, स्लैब में होंगे उसके हिसाब और जो स्लैब में आप आते हैं, अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हैं या न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपका जो भी स्लैब है वो स्लैब के तहत में आपको पूरा टैक्स भरना होगा। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको 30% टैक्स भरना है। तो लेकिन इसमें लिमिट लगाई है ना कि 5,000 से ऊपर अगर सालाना डिविडेंड हुआ तभी ऐसा कुछ होगा? जी नहीं। तो फर्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटना नहीं होने वाला है और आपकी इनकम पूरी आ जाएगी हाथ में। अच्छा। ओके। अब जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको टैक्स भरना है इस पे, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको डिविडेंड देने से पहले वो एक टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, काट के आपके हाथ में देंगे, ताकि आप उनको, वो इसका एक ट्रेल बन जाता है। फिर अब टीडीएस कटा है तो उसकी फाइलिंग होगी। अच्छा। फाइलिंग होगी, और आपने कोई कारण से अपनी इनकम में नहीं दिखाया तो पैन से लिंक करके इनकम टैक्स देख लेगा कि आपने डिविडेंड अपने प्रॉफिट में, अपनी इनकम में नहीं दिखाई है। सो 10% टीडीएस काटेगा और वो सरकार को आपके बिहाफ में भर देगा। फिर आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए डिविडेंड, सैलरी, जो भी आप अपनी सारी इनकम जोड़ के जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से आप ये टीडीएस का क्रेडिट ले लेंगे। अच्छा। कि आपका टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए 1 लाख रुपया था और 10,000 रुपया आपका टीडीएस कटा है, तो आपको 90,000 भरना है और 10,000 का आप क्रेडिट ले लेंगे जो आपके नाम पे म्यूचुअल फंड ने सरकार को भर दिया है। थोड़ा ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा ये पहले की तुलना में, जाहिर सी बात है। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की, एक आपकी इनकम में आपको जोड़ के कैलकुलेट कंप्यूट करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी आएगी, और 26 AS में आपका जो ऑनलाइन आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपके नाम पे क्रेडिट रहेगा। अच्छा। तो आपको खाली डिफरेंशियल अमाउंट भरना है। तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसमें आपको टैक्सेबल, सो मान लीजिए उदाहरण के रूप में प्रॉब्लम यह है कि जहां पे पहले आपका खाली 11.648% इक्विटी फंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट रहा था, आप अगर 30% ब्रैकेट में है अभी, तो आप 30% भरेंगे। तो अभी नुकसान ही हुआ है ना, इससे फायदा तो नहीं लग रहा है मुझे निवेशकों को। नॉट रियली, क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, आपकी टैक्स स्लैब बढ़ जाती है। अब ये सिर्फ है कि अगर कोई 5 या 10% के टैक्स स्लैब में है तो उनके लिए फायदा है, क्योंकि पहले उनका 29% कट रहा था डेट फंड में। और अच्छा। अब वो सिर्फ 10% भरेंगे अगर वो 10% टैक्स ब्रैकेट में है। तो जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए फायदेमंद है। क्विक क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या इस वक्त लोगों को डिविडेंड ऑप्शन छोड़ के म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ऑप्शन भी होता है, राइट, उसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर होगा? यस, जैसे मैंने कहा कि अब अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो कब पैसे निकालना ये आपका चॉइस है। करेक्ट। डिविडेंड कंपलसरीली आएगा नहीं। सो अगर आपके पैसे की जरूरत है, मान लीजिए कई निवेशक हैं जिन्होंने मंथली डिविडेंड ऑप्शन ले रखा है, तो अगर उन्हें मंथली पैसे चाहिए तो वो SWP कर लेंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो ग्रोथ में क्या है कि आपको कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन लायबिलिटी आती है। तो क्या स्विच करना, अभी स्विच करना चाहिए, हाँ या ना? जी हाँ, आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई हायर टैक्स ब्रैकेट में 10% के ऊपर अगर आपका टैक्स ब्रैकेट है तो बेटर है कि आप ग्रोथ ऑप्शन लें। तो अरुणिमा, अगर आप चेक कर लें आप किस टैक्स ब्रैकेट में हैं, अगर 10% से ऊपर है तो हर्ष ने कहा कि आप डिविडेंड पे आउट जो ऑप्शन आपने लिया हुआ है उससे स्विच कर सकती हैं ग्रोथ ऑप्शन में, उसका फायदा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज हमने बात कर ली है भाई कि क्या करना चाहिए। नॉर्मली एक जाते जाते एक लाइन में अगर आप बता सके हमें कि ग्रोथ और डिविडेंड पे आउट में फर्क क्या होता है ऑप्शन में, दर्शकों को अगर बता सके क्विकली। सो वेल, डिविडेंड वो है कि जो भी प्रॉफिट अक्यूमुलेट होती है, आपने एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है तो फंड हाउस जो भी प्रॉफिट करता है सालाना वो एक अपने आप से डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, और वो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। ग्रोथ ऑप्शन क्या है कि प्रॉफिट हुई तो उसी में जमा होती रहती है। अच्छा। सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है तो आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया जिसमें एनुअल इंटरेस्ट पे आउट है। अच्छा। और दूसरा एक क्यूमुलेटिव स्कीम है कि आप सीधा 5 साल बाद एक साथ जितना ब्याज के साथ
साथ में आपको मिलता तो है। लंबे वक्त के लिए हमेशा ग्रोथ ऑप्शन Naturally, ज्यादा बेहतर naturally. होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है, छोटा या बड़ा, तो इसमें शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, तो आप हमें भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी दिल से कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।